तो आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। मैं पुनः आप लोगों के लिए 25 क्वेश्चन का और एक स्पेशल सेट लेके आया हूं, जिससे कि आप लोग अपने आप को चेक कर पाएंगे कि आप हैं कहाँ पे। अभी अभी आपकी कमी कहाँ पे रह गई है। और एक चीज और है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए ये है कि इस क्वेश्चनों के सोल्यूशन क्या होने चाहिए। मतलब आप इस क्वेश्चन को कैसे, आप किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। मतलब जो आपका सोल्यूशन होना चाहिए बहुत शार्ट होना चाहिए, ना कि आप ट्रिक रट के याद करना। ठीक है, तो चलिए ठीक है, शुरू करते हैं अपने इस सेशन को। देखते हैं क्वेश्चन, आज के क्वेश्चन कौन कौन से हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन क्या दिया है? पहला क्वेश्चन है, यदि एक संख्या को 25% की वृद्धि कर दी जाए तो उससे प्राप्त संख्या में 25% कमी कर दी जाए तो अंतिम संख्या में प्रतिशत वृद्धि या कमी। मैं ये जानता हूं, मैंने ये बताया है कि जब भी ऐसा सवाल है, एक ही संख्या बढ़े और एक ही संख्या को प्रतिशत घटाया जाए तो सीधे सीधे उस संख्या का स्क्वायर कर दो। अगर आप स्क्वायर करना नहीं जानते हैं तो आप इसका बेसिक तरीका भी जानना चाहिए। 625 आ जाएगा और 100 से भाग देंगे, 2 अंक में दशमलव लगा देते हैं, यानी 6.25 प्रतिशत की। अगर एक बार उतना ही बढ़ाया जाए और दूसरी बार घटाया जाए तो हमेशा क्या होता है, कमी होता है। तो कमी क्या हो जाएगा, 6.6 सही 1/4% की कमी आ जाएगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन था। हाँ, ये वाला क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है। 20% की कमी की जाने पर 800 रुपए में 12.5 किलोग्राम चावल अधिक खरीद पाता है। कमी कर दिया गया है। अगर आप ये सोचिए, किसी वस्तु के मूल्य में कम कर दिया जाए तो उतने ही रुपए में अब आप ज्यादा वस्तु खरीद पाएंगे। तो ये 20% की जो कमी है, कमी होने पर, सॉरी ये 20% है, ये 20% की कमी के वजह से हम कितना किलोग्राम अधिक खरीद पा रहे हैं, तो आप बताओगे 12.5। अगर हम पूछेंगे 100% बराबर क्या हो जाएगा, 20 पंचे, तो ये क्या हो जाएगा, 5 25 25 के 12 पंचे 60, तो 62 क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब देखो अब क्या कह रहा है, यानी इस टाइम आप जो है 800 रुपए में कुल मिला के 62.25 किलोग्राम जो भी दिया है चावल खरीद पा रहे हैं। प्रति चावल मूल्य बताना है और कब बताना है, मूल कीमत बताना है, यानी वृद्धि होने से पहले। अब आप ये बताओ इसमें कितने किलोग्राम बढ़ गया था, 12.5, यानी पहले कितना खरीद रहा था वो, 50 किलोग्राम। कितने रुपए में, 800 रुपए में। तो आप बताओगे 800 में किससे भाग दे दोगे आप, 50 से भाग दे देना, कितना आ जाएगा, 16 × 5 = 80, यानी 16 रुपए पर केजी। बात समझ में गई? अगर आपसे मूल कीमत पूछा तो मूल कीमत कितनी जाएगी यहाँ पे, 16 रुपए पर केजी। चलिए ठीक, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है। दो मिश्र धातु ए बी में जस्ता तथा टिन का अनुपात क्रमशः इतना और इतना है। इसमें ए 7 किलोग्राम तथा बी 21 किलोग्राम को मिलाकर एक नई मिश्र धातु बनाई गई है। तदनुसार इस नई मिश्र धातु में जस्ता तथा टिन का अनुपात क्या होना चाहिए। देखिए जब भी ऐसा सवाल आए तो सबसे पहले उनके आयतन बराबर होने चाहिए। अगर आयतन बराबर नहीं, यहाँ पे मात्रा दे दिया है, अगर मात्रा नहीं दिया हो तो हम आयतन बराबर करके हम सवाल को लगा लेते। ठीक है, ए का 7 है और किस अनुपात में डिवाइड करना, 5:2। अच्छा, ये 5:2 के अनुपात में अगर डिवाइड करेंगे तो एक को 5 मिलेगा, 5 और 2 ये अनुपात बनेगा। अच्छा सॉरी, टोटल 7 ही यूनिट है ना। इसके बाद बी वाला है, बी का। अब बी का देखो, अगर आप डिवाइड करो टोटल कितना, 21, 4 3 क्या जाएगा, 7, 7 3 21, यानी 3 3 का 9 यूनिट ये बनेगा, और 3 4 क्या हो जाएगा, ये 12 बनेगा। अगर अब आप देखोगे ऐड कर दोगे, अगर तीसरी धातु बनाएंगे हम तो 9 5 14, 12 तो क्या हो जाएगा, ये 14। तो यही रेशियो बनेगा, क्या बन जाएगा, 1:1 बनेगा। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, चलिए ठीक, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते क्या है। ये सवाल तो बहुत आसान है, इसमें कुछ है ही नहीं। 3/4 दिया है और क्या दिया है, 6/5 दिया है। आपसे पूछ रहा है सी अनुपात ए का मान क्या होगा। आप जानते हो अगर ऊपर की संख्या का गुणा करते हैं 18 और नीचे की संख्या का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 पंचे 20। ये आ गया हमारा ए अनुपात ए। सी हमसे क्या पूछ रहा है, सी अनुपात ए, तो इधर आ जाएगा, कैंसिल आउट करोगे कितने से, 2 से, 10 अनुपात क्या आ जाएगा, 9। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, जब भी ऐसा सवाल मिले, इस सवाल को आप कैसे लगाएंगे। ये सवाल दिया 5:3 के अनुपात में थे, 50 लड़के आ गए हैं, लड़कों की संख्या 50 चली गई है, 50 लड़के चले गए हैं और इसमें 50 लड़कियां और आ गई हैं। अब अनुपात जो हमारा क्या हो गया, 9 अनुपात क्या हो गया है
9 अनुपात कितना कह रहा है, 9:7 हो गया है। देखो 50 यानी दो की सेम वृद्धि है, इसमें 4, इसमें 4, तो ऐसा इसमें जब निकले हैं इसमें से तो कम ही आना चाहिए था। अगर ऐसा आए तो आप एक निश्चित संख्या से इसमें गुणा कर लो, देखो कितने से आ जाएगा ये 10, 2 3 क्या हो जाएगा ये 6, अब ये देखो क्या हो जाएगा 9 और ये क्या हो जाएगा ये 7 हो जाएगा। यानी इसमें से गए तो 1 यूनिट की कमी आ गई, इसमें से आए 1 यूनिट क्या हो गया बढ़ गया, यानी 1 यूनिट बराबर कितना का हो गया 50। क्या पूछ रहा है, लड़कों की संख्या कितना है 10, 10 यूनिट बराबर 50 गुणे क्या कर लेंगे आप 10, क्या आ जाएगा हमारा 500 आ जाएगा। देखो यहाँ पे सेम यूनिट तो किया जाता है, लेकिन ये देखा जाता है अगर लोग दोनों में आए होते तो हम कर देते, 4 बराबर 50 तो हम कर सकते थे। ठीक है, जब भी ऐसा सवाल आए एकदम आप ऐसे लगाइएगा और कोई तरीका लगाएंगे तो फिर गलती हो जाएगा। ठीक है, ये सवाल देखो, जब n को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 आता है, तदनुसार 2n को 6 से विभाजित किया जाए। ये कह रहा है एक संख्या को n, देखो जब भी ऐसा सवाल है ना तो जो शेषफल है उसी को मान लिया करो, 6 से भाग देने पर शेषफल 4 आता है। अगर 2n यानी वो संख्या मान लेते हैं 4 है तो 4 गुना क्या हो जाएगा 8, 8 को 6 से भाग दोगे शेषफल क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और क्या, इसमें कुछ करना ही नहीं था। n बराबर 4 मान ही लो, आप मान लो संख्या, 2n में 6 से भाग दोगे 4 गुना क्या हो जाएगा 8, 8 में अगर आप 6 से भाग देंगे शेषफल क्या आ जाएगा 2। हाँ, ये वाला सवाल देखो, ये सवाल कैसे लगाओ, 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/12। जब भी ऐसा सवाल है आप उसको ऐसे जोड़ने मत लगिएगा, पहले आप इसको देख लेना इसका सीक्वेंस क्या है। इसे हम 2 को प्राइम नंबर में डिवाइड करेंगे 4 गुणे 5, इसको 1 को 31 को क्या करेंगे 1 5 गुणे क्या कर लेंगे 6। अब देखो हम इसे क्या लिख सकते हैं 1/4 माइनस 1/5, तब जाके गुणा करेंगे तो हो जाएगा प्लस 1/5 माइनस 1/6 लिख देंगे। अब ये कट जाएगा। जब भी ऐसा सीक्वेंस बनता है तो हम सीधे सीधे ये सीक्वेंस अगर बन जाए, अब ऐसे देखो इसमें भी आगे वाली संख्या में भी बनेगा, तो यहाँ पर पहली संख्या जो बचेगा 1/4 बचेगा। बात समझ रहे नहीं है, जब आप 90 को करोगे तो 1 गुणे 9 10 बचेगा, तो यानी 1/-10 बचेगा, तो -1 क्या ले लेंगे यहाँ पे 10, तो 10 × 10 4 × 4 यानी 6 क्या हो जाएगा ये 40, 6/40 होने का मतलब क्या आ जाएगा यहाँ पे, कैंसिल आउट करोगे तो क्या हो जाएगी 3/20, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ये वाला सही हो जाएगा। बात समझ रहे नहीं है, चलिए ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन, बात कर ले नहीं दिक्कत वाले। हेलो, यहाँ पे बता निम्न संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। सबसे बड़ी संख्या अगर आपको बतानी हो, सबसे बड़ी संख्या आप क्या बताओगे, यानी जिस संख्या में पॉइंट के बाद वाली अंक जो सबसे बड़ी होती है वही संख्या बड़ी बनती है। सारी संख्या पॉइंट में है तो इससे क्या हो जाएगा, 0.1 है, इसे हम क्या लिख सकते हैं 0.4 लिख सकते हैं, ये भी पॉइंट में आएगा तो और छोटी संख्या आ जाएगी, ये भी पॉइंट में आएगा, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है 0.4, तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ये वाला सही हो जाएगा। पॉइंट के बाद जो संख्या बड़ी होती वही सबसे बड़ी संख्या मानी जाती है, जस्ट पॉइंट के बगल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या दिया है, 180 मीटर तथा 120 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर एक दूसरे की दिशा में क्रमशः 33 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। तदनुसार जब वे एक दूसरे को मिलेंगी तब कितने सेकंड बाद एक दूसरे को पार करेंगे। देखो इन दोनों के बीच की दूरियां कितनी है, इतना, एक दूसरे की तरफ आ रही है दूरी बढ़, यानी दोनों पार करेंगे तो दोनों अपने लंबाई के योगफल के बराबर, तो इन दोनों की लंबाइयों का योगफल कितना हो जाएगा, ये 300 हो जाएगा। अब चाल जो है एक ही दिशा में एक दूसरे की दिशा में चल रहे, मतलब चाल क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। चाल बढ़ने का मतलब क्या हो जाएगा, सापेक्षिक चाल कितना काम करेगा 65 और 55 जब हम जोड़ देंगे कितना जाएगा, देखो 5 5 10 आ जाएगा, 6 5 11 1 12 120 आ जाएगा। 120 किलोमीटर प्रति घंटे है, किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकेंड में बनाने के लिए हम 5/18 से क्या कर देते हैं गुणा करते हैं। ठीक, अब अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक जीरो कट गया, 5 से काटेंगे 5 36 हो जाएगा, 6 से काटेंगे 6 दूना 12 आ जाएगा, यानी 18 ऊपर जाएगा और बटे में क्या रहेगा 2। जब आप इसे कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा 9, यानी 9 सेकेंड में एक दूसरे को पार कर लेंगे। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सवाल में कुछ नहीं है, सवाल का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। जब दोनों एक ही दिशा में जाएंगे तब उनका जो सापेक्षिक चाल काम करता है तो उनके सापेक्षिक चाल उनके चालों का अंतर काम करता है। जब एक ही दिशा मतलब विपरीत दिशा में दोनों लोग एक ही तरफ आ रहे हैं, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहेंगे,
तब वहां पे क्या करोगे आप, उनका जो चाल हो जाएगा, चाल जुड़ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बताओ आप, बेहतरीन क्वेश्चन, इसे कैसे आप लगाओगे? सवाल में कुछ है नहीं, बस आप सोचोगे तो आंसर आ जाएगा आपके। जो आपके एनटीपीसी में सवाल आएंगे एकदम ऐसे ही सवाल आएंगे फ्री में। 3 व्यक्ति एक कार्य 6 दिनों में पूरा कर लेते हैं। उनके कार्य शुरू करने के 2 दिन बाद 3 अन्य व्यक्ति उसमें शामिल हो जाते हैं। तदनुसार वे सब शेष कार्य कितने दिनों में पूरा कर लेंगे? आपको ये बताना कि शेष कार्य कितने दिनों में। आप ये बताओ, 3 व्यक्ति अगर किसी कार्य को 6 दिनों में पूरा करेंगे, मान लो एक व्यक्ति एक दिन में 3 कार्य करेंगे, एक दिन में 1 कार्य करेगा, तीनों व्यक्ति एक दिन में 3 कार्य करेंगे, 6 दिनों में पूरा किए होंगे। 6 18, टोटल खिलौना मान लेते हैं, टोटल 18 खिलौना लोग बनाए होंगे। बात समझ रहे नहीं? अब ये कर एक दिन में ये लोग, अरे तीनों मिलेंगे तो एक दिन में 3 कार्य होगा, यही ना? तो 6 दिन में पूरा कर लेंगे, 6 18, टोटल कार्य 18 होगा। अब फिर क्या करा, 2 दिन ये लोग कार्य किए, 2 दिन कार्य करेंगे तो एक दिन में 3 खिलौना, 2 दिन में 6 खिलौना, 2 दिन में 6 खिलौना बनाएंगे तो बचेगा कितने, 12 खिलौने। अब ये कह रहा है 3 अन्य व्यक्ति उसमें शामिल हो गए। 3 अन्य व्यक्ति शामिल होने से 3 प्लस क्या हो जाएगा, अब 3 हो जाएगा, यानी एक दिन में आप क्या कितने खिलौने बनाएंगे, 6। 12 खिलौने बनाने में 6 की क्षमता से कितना दिन लगाएंगे? आप बताओगे 2 दिन लगाएंगे। बात समझ रहे हो नहीं? तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी सही होगा। समझ गए? सवाल में कुछ है नहीं, आप मान के मत लगाइएगा, सवाल कॉन्सेप्ट पे ही रहे तो ज्यादा सही रहता है। 35 छात्रों की एक कक्षा में छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि उसमें अध्यापक की आयु भी जोड़ दी जाए तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाता है। अगर आप ये कॉन्सेप्ट जानते होंगे, यानी जो परिवर्तन हम प्रत्येक संख्या में करते हैं वही परिवर्तन औसत में होता है, और जो परिवर्तन औसत में होता है वही परिवर्तन प्रत्येक संख्या में होता है। यानी अगर 35 छात्रों की एक कक्षा की औसत आयु 15 है, अगर एक लोग और आते और 15 वर्ष के आते तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं आता, लेकिन एक लोगों के आने से लोग 36 हो जाएंगे, और प्रत्येक की औसत आयु अगर एक एक वर्ष बढ़ेगी तो यानी उसका मतलब ये जो अन्य व्यक्ति जो टीचर आए हैं उनकी आयु कितनी थी, 51 वर्ष थी। बस यहां से ये लाइन क्लियर हो जाएगा। इसके बाद क्या बोल रहा है, उसी अध्यापक के परिवार की औसत आयु 40 वर्ष है, जिसमें एक पुत्र, पत्नी और उसकी एक पुत्र भी शामिल है। उसकी पत्नी, पुत्र और ये लोग शामिल है, तो कुल मिला के इनकी औसत आयु अगर 40 है तो कुल अगर 3 लोग हैं तो इनकी औसत आयु, उनकी आयु का योगफल कितना हो जाएगा, 120। योगफल आ गया 120, यानी कुल मिला के 120 योगफल आ गया। अब यहाँ पे अगर 51 टीचर का, तो 51 का हम निकाल देंगे तो बचेगा कितना, 69 ही बचेगा ना, 69 बचेगा। अब ये क्या करा, देखो दूसरी कंडीशन में दिया, इसमें पुत्र की आयु उसकी माँ की आयु से 80% कम है, यानी पुत्र की आयु उसकी माँ की आयु से 80, माँ की अगर आयु 100 है तो पुत्र की आयु 80, यहाँ से जो रेशियो आ जाएगा 80 वर्ष कम है, 80% नहीं, इसका मतलब 20 हो जाएगा ये, यानी 5 अनुपात क्या बनेगा, ये 1। यानी 6 बराबर अगर आपसे पूछा जाए कितना हो जाएगा, 6 बराबर 69 हो जाएगा, और 1 बराबर तो बटे 6, और गुणे कितना पूछ रहा है, पत्नी, यानी गुणे 5 कर देना आप इसे कैंसिल आउट करेंगे तो 11 छके 66, यानी 5 आ जाएगा। हाँ, अब आप गुणा करेंगे तो 25, 5 पचे 25, 11 पचे 55, 2 57, यानी 57.5 वर्ष आएगा। देखो ऑप्शन दिया है ना, तो कौन सा ऑप्शन सही है, 57.5 वर्ष। बात समझ रहे हो नहीं? सवाल में कुछ नहीं, सेम ऐसे ही करवाना। ठीक, अगला क्वेश्चन। हाँ, ये सवाल जब आएगा x प्लस वाई बराबर 0 है, 5y प्लस 7x बराबर 24 है, लेखा चित्र में पर काटते हैं तो m प्लस n का मान क्या होगा। देखो x प्लस वाई बराबर अगर 0 दिया है, x प्लस वाई बराबर 0 है, तो हम पूछेंगे x बराबर क्या हो जाएगा, आप बताओगे माइनस वाई। x बराबर क्या हो जाएगा, आप बताओगे माइनस वाई। x के स्थान पर अगर हम माइनस वाई रखेंगे तो आप बताओगे 5y और माइनस 7y बराबर कितने के हो जाएगा, 24 के। अगर हम यहाँ से देखेंगे y बराबर -12 आ जाएगा, y का मान कितना आ गया, -12। हम यहाँ पर देखते हैं x का मान क्या आ जाएगा, x अगर y का मान -12 रखेंगे, 12 पंचे 60 हो जाएगा, ये 84। x बराबर कितना आ जाएगा, 12 सत्तर यानी 12 आ जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा, 12। x बराबर 12 आ गया, y बराबर माइनस। अब ये x ये इस बिंदु पर काट रहे हैं, यानी एक का मान 12 दिया और एक का मान -12, इसी पॉइंट पर ये दूसरे को काट रहे हैं। पूछ रहा है m प्लस n का मान क्या हो जाएगा, m प्लस n का मान 0 हो जाएगा, क्योंकि
तो 12 में -12 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, कोई धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में 3 सहित 3/8 चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर गुनी हो जाएगी। अब ये देखो 3 सही 3/8 मतलब 3 सही 3/8 ये हुआ है 3 वर्षों में, यानी 27/8। इसका मतलब अगर आपसे पूछा जाए तो क्या है, जब 3 वर्ष में, देखो हमारा जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है हमेशा घात के रूप में बढ़ता है। जैसे एक बार 10 है तो अगली बार 10 11 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर 11 का क्यूब हो जाएगा, फिर 11 की घात 4 ऐसे बढ़ता है। यानी 3 वर्ष में इतना हुआ, तो इसका हम देख लेते हैं एक वर्ष में कितना हुआ होगा, 27 बटे में क्या करेंगे 8, इसका कड़ी निकालेंगे, कितना जाएगा, 3 बटे क्या आ जाएगा, ये 2। यानी 2 से 1 वर्ष में जानते हैं ब्याज क्या मिला, 2 रुपए मूलधन था, कितना हो गया 3, यानी 1/2 कितने का मान होता है 50%। तो आपसे पूछा जाए कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो आप बताओगे कितना परसेंट बताओगे आप, ब्याज की दर जो होगी 50% होगी। बात समझ रहे हो कि नहीं, 3 वर्षों में ऐसे निकालेंगे। एक वस्तु 15% लाभ पर बेचा जाता, अगर उसने उसे 18 रुपए अधिक में, देखो 15% लाभ पर पहले बेचा जा रहा है, अगर वो 18 रुपए और अधिक पर बेचता तो हमारा जो लाभ है ना 18% हो जाता, 15 से कितना हो जाता है ये 18, यानी ये जो 3% का प्रभाव पड़ा वो किस वजह से पड़ा, क्योंकि 18 रुपए अधिक में बेचे हैं। तो 3 बराबर 18, 1 बराबर क्या आ जाएगा 6, 1 बराबर 6 आ गया, तो 100% आप जब निकालते हो तो पूरा डाटा निकल के आ जाता है। तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला। बात समझ रहे नहीं, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया, एक कपड़ा विक्रेता 33 मीटर कपड़ा बेचकर 10 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त कर लेता, तदनुसार उसका लाभ, यानी 33 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है। इसका क्या मतलब समझ रहे हो, यानी 33 मीटर जब वो कपड़ा बेच रहा है तो उसमें 11 मीटर कपड़े के बिक्री के बराबर क्या हो जाता है, लाभ हो जाता है। इसका मतलब ये, यानी अगर ये बेचा तो यानी 22 में खरीदा रहा होगा, 22 में कितने का लाभ ले रहा है, 11 का लाभ ले रहा था, यानी कितने का हो जाएगा, 1/2, 1/2 का मतलब कितना हो जाएगा, ये बताओ यार 50%। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये एक रेट दिया रहता है, बात समझ में नहीं है, इसका मतलब ये 33 मीटर कपड़े अगर हम बेचेंगे तो उसमें 11 मीटर कपड़े के मूल्य के बराबर हमें लाभ हो जाएगा। इसका क्या मतलब है, यानी 33, यानी हम जितने में 33 बेच रहे हैं उतने में हमने 22 खरीदे होंगे, बात समझ रहे कि नहीं है। तो 22 में कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 11 का, तो आंसर आ जाएगा हमारा 1/2 का मतलब कितना आ जाएगा 50। फार्मूले ना यूज करना, फार्मूले कॉन्सेप्ट आप पढ़िएगा, कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो ज्यादा सही रहता है, एग्जाम में यही काम करता है। फार्मूले में आप फार्मूले अगर आप पढ़ रहे हो तो एग्जाम में कंफ्यूजन बहुत क्रिएट होता है, कुछ लिमिट चीजों के फार्मूले रहेंगे तो ज्यादा सही रहता है। एक चीज आप यहां पर देखिएगा, जब परसेंटेज आए 20%, 10%, 5%, इसी को सबसे पहले नोटिस करना। सबसे पहले किसे आप नोटिस करना, 10%। एकल छूट के बराबर कर्मिक छूट कितने प्रतिशत की है। अगर कभी भी डिस्काउंट में, जैसे कर्मा का डिस्काउंट दिया है वहां पे 10% डिस्काउंट आ जाए, तो 10% डिस्काउंट आने का मतलब जहां जो ऑप्शन रहेगा, जो छूट आएगा कल छूट, उसके अंकों का योगफल 1 आना फिक्स है। जब भी आपका 10% दे दिया, अब अभी आप कितना भी बढ़ाता ना तो 10 इनके अंकों का योगफल क्या आता 1 आता, इनके डिजिटल सम 1 आता। यहाँ पे 1 नहीं आएगा, यहाँ पे नहीं 1 आएगा, 6 3 9 10 यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पर भी आएगा। तो अब हमको निकालना पड़ेगा वैसे ही। 100 को अगर मैंने 20% डिस्काउंट दिया कितना हो जाता, 20 निकल जाता है, यानी 80। 80 पर पुनः 10% का डिस्काउंट क्या हो जाता, 8, 20 8 क्या हो गया 28, और आगे यहाँ से निकाल देंगे 72, 72 पर कितने परसेंट का डिस्काउंट करा, 5%। देखो इसका 10% 7 पॉइंट क्या होगा 1, 7.2 हो जाएगा, 5% इसी का आ रहे हैं 3.6 हो जाएगा। तो आप देखेंगे 20 8 28 28 3 31.6, 31.6 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आप ऐसे लगाओ, आप अगर आप ये सोच रहे हो कि आप फार्मूले 2 बार यहाँ पे डिस्काउंट लगाओगे तो फिर गलत हो जाएगा, बात समझ में नहीं है। डिस्काउंट का तरीका एक ही है, यही लगाइएगा, एकदम बेहतरीन आंसर आएंगे आपके। इस सवाल के देखो, इस सवाल को आप कैसे लगाओगे, पी तथा क्यू दो ऐसे वृत्तों के केंद्र जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः 9 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। पी क्यू 17 है, आर एक अन्य वृत्त का केंद्र है जिसकी त्रिज्या r सेंटीमीटर है। उपरयुक्त दोनों वृत्तों के बाहर स्पर्श करता है तो
पी आर क्यू बराबर 90 है तो का मान बताना है। देखो जब भी ऐसा, देखो एक मिनट इसे आप लगाओ कैसे, ये देखो यहाँ पे ऐसे आप ही बना लेना जैसे हम बना रहे हैं, ऐसे करते रहेंगे ना आपका वृत्त बनता रहेगा। बात समझ रहे हैं? ये देखो ये दिया 3 वृत्त दिया है, एक वृत्त इसका 9 है और ये इसका 2 है और इसकी त्रिज्या दिया आर। ये कह रहा है इन दोनों को बाहर स्पर्श करता है, बाहर क्या करता है स्पर्श करता है। अगर ये मान लेते हैं बिंदु P है और ये मान लेते हैं बिंदु Q है और ये मान लेते हैं बिंदु R पर, ऐसे ना ये ऐसे इनको हम मिला देते हैं। पी क्यू दिया 17, इसकी त्रिज्या 2 ये 2 होगा और इसकी त्रिज्या 9 ये 9 होगा। ये आर ये वाला मान बताना हमें, ये वाला मान। अब ये चीज जान रहे हैं और ये दिया पी आर क्यू ये 90 अंश दिया है, 90 अंश। जब भी 90 डिग्री मिल जाए तो उसके बारे में आपको कुछ नहीं सोचना, बस एक ही चीज सोचना ट्रिपलेट बन जाएगा कि नहीं। ट्रिपलेट बनता है 17 के साथ, 17 के साथ कौन सा ट्रिपलेट बनता है 8 15 17 बनता है, 8 15 और 17। 8 15 17 होने का मतलब अगर ये 6 हो जाएगा तभी 6 2 8 होगा, अगर ये 6 हो जाएगा तो 9 6 15 हो जाएगा, तो यानी इसका मतलब यहाँ पे 6 आ जाएगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 6। अगर आपका इससे नहीं आएगा तो आप 9 + r 2 + r इनका स्क्वायर करके इसके बराबर करना, 2 घात समीकरण बनेगा, वहां से लगाइएगा, वहां से भी आ जाएगा। लेकिन हम यही कहेंगे हमेशा कि आप ऐसा ना करो, आप ट्रिपलेट बनाने की कोशिश करो, जैसे ट्रिपलेट बन जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल इतना दिया, एक विकर्ण की लंबाई इतना तथा समचतुर्भुज का परिणाम यानी परिमाप पूछ रहा है। परिमाप मेरे भाई, परिमाप क्या आएगा, परिमाप है, यहाँ पे पेरीमीटर पूछ रहा है। एक चीज आप जानते होंगे समचतुर्भुज देखने जैसे, समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा क्या होती है बराबर होती है और इसके विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश के कोण पर डिवाइड करते हैं। ठीक है, और 90 अंश के कोण पर प्लस समद्विभाजक भी होते हैं। अगर हम आपसे पूछें एक की लंबाई दिया 12 24 तो ये 12 होगा, ये 12 होगा, 12 12 होंगे और ये 90 अंश के कोण पर डिवाइड कर रहा है, यानी 12 के साथ कौन सा ट्रिपलेट बनता है 12 15। चलिए ठीक है देख लेते हैं, यहां से ट्रिपलेट नहीं लगा पाओगे आप। 1/2 d1 और d2 बराबर कितना हो जाएगा 216। एक विकर्ण आ जाए तो अभी लग जाएगा, एक विकर्ण का मान पता है, ये तो होता ना 1/2 यानी ये हो जाएगा 24 यानी 12 है, यानी d2 बराबर 216। अगर मैं पूछूंगा d2 बराबर क्या हो जाएगा, 2 से कटेगा 12 यानी 216 में किससे भाग देंगे 12 से, 12 से कैंसिल आउट करेंगे, 12 के 12 12 अट्ठे 96, 12 के 12 9 12 अट्ठे 96। एक मिनट 1/2 d1 d2, 1/2 d1 और d2, 12 1 के 12 9 96 हो जाएगा, यही तो दिया 24। अरे सॉरी ये 12 नहीं रहेगा मेरे भाई, यहाँ पे गलती हो गया है, गलती सही तो है, हाँ सही है कोई दिक्कत नहीं है। एक दूसरा विकर्ण कितना आ गया 18, अगर एक विकर्ण 12 तो 24 है तो एक विकर्ण 18 यानी 9 इधर होगा और 9 इधर होगा। बताओ अब 9 12 15 के साथ ट्रिपलेट बनता है, 9 12 15 सब चतुर्भुज सारी भुजाएं क्या हो जाएंगी बराबर हो जाएंगी, ये भी 15 ये भी 15। बात समझ रहे नहीं, है कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से मैंने एक विकर्ण दिया था हमको, एक विकर्ण हमारा d1 24 दिया है, दूसरा विकर्ण हमने निकाल दिया d2 कितना आ गया ये 18। एक दूसरे को समद्विभाजित समकोण पर समद्विभाजित करते हैं यानी 12 हो जाएगा 9 हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा, ट्रिपलेट बन जाएगा। और हमसे पूछ रहा परिमाप 15 दूनी 30 या 45 15 चौके 60, तो कौन सा ऑप्शन मिल जाएगा आपका, ऑप्शन डी सही होगा। कुछ नहीं सवाल में है, बस दिमाग में चढ़ जाए। इस सवाल का भी बहुत बेहतरीन तरीका, सवाल आप लगाओगे कैसे देख लो आप कैसे लगाओगे। सबसे पहले आप ये देखिएगा समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप इतना दिया है, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप इतना दिया और आपसे क्या कह रहा है उसकी 5/6 प्रत्येक, इसका मतलब ये है जो समान भुजा उसके आधार की 5/6 है, यानी अगर दो समान भुजाएं 5 5 और 6 हैं तो अगर मैं पूछूंगा इसका परिमाप क्या होगा 5 5 10 6 16, और यही 16 बराबर आपको कितना दिया मेरे भाई, आप बताओगे 5 4 4, ये दिया ना।
एक बराबर अगर हम आपसे पूछ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 16×3 = 48, 4 16 चौके 64, यानी एक बराबर क्या आ जाएगा 34। यानी अगर हम एक यूनिट बराबर क्या आ गया 34। अब आप यहाँ पे आ जाओ सीधे, अगर मैं क्षेत्रफल निकालना चाहूँ, क्षेत्रफल आप जानते हो कैसे निकलता है, अगर ये समान भुजा है 5 है, समान भुजा 5 है तो असमान भुजा 6 है, और जब हम इस पर लंब डालते हैं तो ये 2 बराबर भागों में डिवाइड करता है, और आप जानते हो ये 3 है, ये 3 है, ये 5 है, कितना हो जाएगा, ऊंचाई 4 आ जाएगी। अब अगर हम आपसे पूछेंगे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, तो 12, आप बताओ कितने यूनिट आएगा, 12। एक बराबर 34 से पूछ रहा है, 12 बराबर क्या हो जाएगा, तो 12 गुणे क्या हो जाएगा, ये 34, आपका आंसर आ जाएगा। हाँ लेकिन एक चीज और है, ये हमारे 34 तब आता जब, लेकिन हमें क्षेत्रफल बताना, तो इसका जो परिमाप होता है, जो हमारा परिमाप आता है उसका जब वर्ग से गुणा कर देते हैं इकाई में, तो हमारा क्षेत्रफल निकल के आ जाता है, यानी परिमाप का वर्ग यानी 34 का स्क्वायर। 34 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, आंसर देखो 4 चौक 16, 6 दूना 12, ये आ जाएगा, गुणा करो आप, आंसर देखो आ जाएगा आंसर। और ये हो जाएगा 50 से कितना कम है, 16, 16 का स्क्वायर 256, यानी लास्ट में 56 आ जाएगा। 34 का स्क्वायर निकाल रहे हैं 56, और ये 9, 9 क्या हो जाएगा, अरे सॉरी 16 में से 9 25, 11, 11 56, और गुणे क्या कर लो आप 12, तो 12 6 72 के 2, 12 पंचे 60 और 7 67, और सब में 72 दिया है, और 12 1 के 12, 12 6 18, 8 में दिया सब में, 8 में दिया है, और 12 1 के 12, 1 13, 13 13 8 72 दिया, 13 8 72, ये वाला आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर आप इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, देख लीजिएगा, लगा लीजिए, बुढ़ा बुढ़ा कर लेना आप। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक धातु को गोला पिघलाकर 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले कई छोटे शंकुओं में ढाल दिया गया है, तदनुसार इस प्रकार बने शंकु की संख्या कितनी है। देखो, जब भी किसी भी चीज को पिघला दिया जाए और उसे पिघला कर कोई दूसरा चीज बनाया जाए, तो जो उसका आयतन रहता है, आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता, आयतन क्या रहेगा, सेम रहेगा। अगर सेम आयतन रहता है तो आप देख लो, आप गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r³ r का मान कितना दिया है, 10.5, यानी गुणे 10.5 गुणे 10 क्या करोगे आप 5, पाई r³ हो जाएगा, यानी 3.5 सेंटीमीटर। अब देखो इसे 3 को हम नीचे ही कर लेते हैं, क्योंकि बटे में 3 है तो यहाँ 3 आएगा ही आएगा। इसके बाद फिर क्या कर रहा है, 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले इतना सेंटीमीटर ऊंचा वाले कई छोटे शंकुओं में बांटा गया। तो जब हमें पूरा आयतन पता है तो शंकु के आयतन से भाग दे देंगे, तो और छोटे कितने शंकु निकल के आएंगे, उतने आयतन को निकल के आ जाएगा। कुल शंकुओं की संख्या के लिए 1/3 पाई r² का मान कितना दिया है, 3.5 इंटू 3.5 इंटू एच का मान कितना दिया है 3। बस आंसर आपका 3 से 3 कट गया, 1 3 से 1 3 कट गया। जो हम क्या करेंगे, पाई से पाई काट देंगे, 35 3 105, तो 1 3 आया, इस 3 से कट गया, फिर 35 3 105, 3 यानी 3 चौक क्या हो जाएगा 12, 12 गुणे 10.5, तो 12 धाम में 120.5 से गुणा करेंगे तो 1/6 2 आ जाएगा 6, यानी 100 क्या आ जाएगा ये 26। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन बी वाला होगा ऑप्शन। बात समझ रहे हो ना आप लोग, सेम ऐसे लगाना है, लेकिन सवाल आपको पता होना चाहिए। अगर कभी भी बड़ा आयतन किसी का दिया है, उसे छोटे आयतन में डिवाइड करना है, तो छोटे वाले का देख लो कितना आयतन आएगा, उसके बड़े वाले के आयतन में छोटे वाले के आयतन से भाग दोगे तो कुल वस्तुओं की संख्या निकल के आती। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, इस सवाल को तो विद इन टाइम लगा सकते हो आप। आंतरिक कोण दिया है 150 डिग्री, तो उसमें भुजाओं की संख्या, एक चीज आप हमेशा ध्यान देना, जिस कोई बहुभुज है उसमें जितनी भुजाएं होंगी उसमें उतने भी कोण होते हैं, और आंतरिक कोण और एक बाह्य कोण का योगफल हमेशा 180 होता है, और आंतरिक कोण और बाह्य कोण का योगफल अगर 180 होता तो एक आंतरिक कोण हमें पता है, तो बाह्य कोण हमारा कितना हो जाएगा 30। और ये बात सबको पता होती है कि किसी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योगफल कितना होता है 360। अगर एक बाह्य कोण 30 है तो सभी बाह्य कोणों का योगफल 360 है, तो भाग दे देना, कितना आ जाएगा यहाँ पे 12। तो कौन सा ऑप्शन से 12 तो दिया नहीं, 12 इनमें से कोई नहीं तो 12 लिख लेना, बात समझ में नहीं। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 12।
अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया, एक समलंब प्रिज्म की ऊंचाई दिया है 10 सेंटीमीटर और उसका आधार दिया है 12 सेंटीमीटर। भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज है, उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए कभी भी प्रिज्म का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते हो आप, आधार का परिमाप होता है, आधार के परिमाप इंटू हाइट प्लस 2 गुणे आधार, ये याद होना चाहिए, आधार का क्षेत्रफल। लेकिन एक चीज आप ध्यान दो, आप याद कर सकते हो, इसको ऐसा नहीं याद करना, बस रटना है, इसका फिगर अपने माइंड में सेट कर लेना, तब जाके याद करोगे तो ज्यादा सही रहेगा। अब हमें बताना है, क्या बताना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। यदि समलंब प्रिज्म की ऊंचाई इतना दिया है, अच्छा समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का भुजा 12 तो उसका परिमाप कितना हो जाएगा, 12 यही क्या हो जाएगा 36, ये परिमाप हो जाएगा, इंटू हाइट कितना दिया है 10 प्लस 2 गुणे आधार का क्षेत्रफल। आप जानते हो क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4। भुजा कितना दिया 12, 12 का स्क्वायर कर देना यानी 144 आ जाएगा। एकदम आपको एग्जाम पैटर्न पर बता रहे, यहाँ पे बहुत सारी चीजें मैं लिखता नहीं हूँ, आपको मतलब शॉर्ट कर देता हूँ, तो वो भी आपको एग्जाम में एकदम सेम ऐसे ही करना है। ऐसा नहीं कि आप जो है भुजा लिखो, आप उसके बाद स्क्वायर करो आपका आंसर, ऐसा कुछ नहीं करना। आप अगर ऐसा सब करोगे तो आप एग्जाम से बाहर हो जाओगे। कैंसिल आउट करोगे तो ये 72 आ जाएगा, 72 √3। अब देखो जवाब 72 इसमें से बाहर निकालोगे तो 72 यहाँ बचेगा 5 प्लस 2 √3, सॉरी √3, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये सब पता होना चाहिए, बहुत जरूरी है, एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। इस सवाल का आंसर सब दुनिया के सभी लोग जानते हैं, जब योगफल 90 हो जाए तो उसका मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, लेकिन सब एक ही में रहे, ठीक है। इन दोनों का देखो 15 और 75 90 1, 80 10 90 1, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, एक, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। टेग्नामेट्री के बहुत सारे सवाल ऐसे, देखो टेग्नामेट्री के 3 सवाल आते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है ना, 2 सवाल मतलब एक तो एकदम आसान रहेगा ऐसे रहेगा, एक थोड़ा सा और बढ़ कर रहेगा, एक बहुत अच्छे लेवल का रहता है। अगर आप उसे कर ले जाते तो समझ लो आप फाइट में तो अच्छे से आ जाओगे, ठीक। इस सवाल का आंसर क्या है, दिया 2 नलिकाएं x तथा y एक टंकी को क्रमशः 24 तथा 32 मिनट में भर सकती हैं। यदि दोनों नलिकाएं एक साथ खोल दी जाए तो y मिनट बाद बंद कर दी जाए, टंकी को कितने मिनट बाद बंद कर दिया जाए कि y से भर दिया 18 मिनट में पूरा कर दे, ठीक है। अब अगर मैं आपसे ये बोलूं x दिया है और क्या दिया, y दिया है, x और y का दिया है, x 24 और y क्या दिया है 32 घंटे मिनट में भर सकता है। इसका एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 96, यानी 96 लीटर। मान लो किसी की क्षमता ड्रम की 96 लीटर है, अगर ये 24 मिनट में भरा तो 1 मिनट में भरेगा 3 लीटर, 24 चौका 96, एक मिनट में भरेगा 4 लीटर, और बी भरेगा वाई भरेगा 1 मिनट में 3 लीटर। अब ये कह रहा है देखो अगर एक साथ खोल दिया जाए तो वाई को कितने समय बाद बंद कर देना चाहिए, टंकी 18 मिनट में पूरी तरीके से भर जाए। इसका मतलब 18 मिनट में पूरी तरीके से टंकी भर गया, यक्स हमेशा काम किया, यक्स 18 मिनट में कितना भरेगा, 18 चौक 18 गुणे 4 कर देंगे तो 18 चौक 72, यानी यक्स जो है उस टंकी में 72 लीटर पानी डाल दिया है। शेष टंकी में कितना बचा होगा 24 लीटर। इसी 24 लीटर भरने के बाद वाई को बंद कर दिया गया होगा, तभी टंकी जो है पूरा 18 मिनट में क्या हुआ है, भर गया है। तो इसकी क्षमता क्या थी, 3 की क्षमता से 18 लीटर 24 लीटर भरेगा तो 8 मिनट लगेंगे। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा। सवाल में कुछ नहीं था, एकदम से ऐसे ही लगाना था। हाँ, इस सवाल को कैसे लगाओगे, अभी तो ये सवाल तो अभी बताए थे ना, शायद नहीं बताए। एक आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई इतना दिया है, उसके बाहर चारों तरफ, हाँ बाहर चारों ओर बनाया गया 4 मीटर चौड़ा रास्ता है और 416 मीटर वर्ग क्षेत्रफल का है। तदनुसार उस मैदान की चौड़ाई ज्ञात करनी है। जब बाहर का रास्ता बताया जाए तो बाहर के रास्ते का क्षेत्रफल का एक तरीका होता है, उसे आप याद कर लेना, 2 गुणे, क्योंकि दोनों साइडों में बढ़ाया गया है तो 2 गुणे कितना बढ़ाया गया, 4 मीटर बढ़ाया गया। और एक की लंबाई मान लो 7 एक्स है, दूसरे की चौड़ाई मान लो कितना है 4 एक्स है, और प्लस 2 गुणे यही 4 कर लेना, 2 गुणे 4, बस आपका आंसर आ जाएगा। इसी को सॉल्व कर लो। बात समझ रहे हो नहीं? आप यहाँ पे कितना दिया, क्षेत्रफल कितना दिया है 400, क्या दिया ये 16,
और ये 4 दूनी 8 इधर भाग में आ जाएगा और बराबर हो जाएगा 7 4 क्या बताओगे आप 11 और प्लस क्या हो जाएगा ये 8। 8 से भाग दो 8 पंचे 40 8 दूना तो 8 इसमें से निकल जाएगा। तो आप बताओगे कि 11x बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई 44। मैं पूछूंगा x बराबर क्या आ जाएगा तो आप बताओगे x बराबर क्या आ जाएगा 4। क्या पूछ रहा हमसे उस मैदान की चौड़ाई लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है 7 4 चौक 16 यानी चौड़ाई कितनी आ जाएगी 16 दिया ऑप्शन। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे 16। तो ऑप्शन यहाँ पे 16 सही हो जाएगा। आप लोगों को कैसा लग रहा है सेशन जैसा लग रहा होगा आप बताइएगा कमेंट करके जरूर बताइए ठीक है। आप लोगों के लिए बड़ी मेहनत हो रही है। एक चीज और अगर आपको ऐसा लग रहा है मैं बहुत स्पीड से पढ़ा रहा हूँ तो मैं बहुत शार्ट भी कर सकता हूँ मतलब सॉरी बहुत आराम से भी पढ़ा सकता हूँ। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि आप यही वाली स्पीड आप एग्जाम में लगाओ आप क्योंकि आपको 25 से 30 मिनट में आपको 30 क्वेश्चन कराना मजाक की बात नहीं होती है ठीक है। मेहनत लगता है लेकिन तरीके पता रहेंगे तभी आप कर पाओगे नहीं तो फिर नहीं कर पाओगे ठीक है। चलिए ठीक है मिलते हैं आपसे अगले क्लास में तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू बाय बाय।